वर्दी पहनना ही सपना होता है। इस जॉब की पहचान 100 मीटर दूर से भी हो जाती है। तो आप कितने घंटे पढ़ते थे? कि ये मत सोचो कि भाई मैं कमजोर हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अपने आप में सब ब्रिलियंट है। हिंदी को कितना टाइम देते थे आप? इसमें आपके ये नहीं है कि आपका एकेडमिक स्कोर क्या है। नमस्कार, राम राम, स्वागत है आप लोगों का बूस्टर एकेडमी में। तो डेली तो अपन पढ़ाई की बात करते ही हैं, लेकिन तुम लोगों को ये रहता है कि सर जो है वो कभी ऐसे शख्स से मिलाओ जो हमें और ज़्यादा मोटिवेट कर दें। तो आज हमारे बीच जो है वो पीएसआई भर्ती 2016 जिसका एग्ज़ाम 2018 में हुआ था और उसमें रैंक 3rd हैं प्रकाश वीर जी, जो कि सुजानगढ़ के रहने वाले हैं और पोस्टेड हैं जयपुर में। तो सर आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है बूस्टर एकेडमी पे। और आज ये भर्ती जो सबसे बड़ी भर्ती है पीएसआई की, और उसके अंदर विद्यार्थियों का ये था कि सर सिलेक्टेड से थोड़ा सा बताओ और वर्दी में थोड़ा सा जोश आए, क्योंकि ये तो सपना ही है, ये संयोग है। होता है, सही बात है। नहीं सपना ही होता है। ये वर्दी पहनना ही सपना होता है। बाकी तो जैसे दूसरी जो नौकरियां उसमें हो सकता है कि कहीं ऐसे हो कि बेरोजगार से अपन रोजगार, इसमें रोजगार के साथ साथ एक जो लड़का होता है, लड़की होता है, जज्बा होता है, उसका जुनून होता है कि भाई मैं वर्दी पहनूं, क्योंकि इस जॉब की पहचान 100 मीटर दूर से भी हो जाती है। ओके, ये बात तो सही है ना, और किसी का पता चले नहीं चले, लेकिन थानेदार का या पुलिस कर्मी कोई भी हो ना, तो उनका तो 100 मीटर दूर से 100 मीटर दूर से पता लग जाता है कि भाई ये है पुलिस में। ओके, ये बात तो है। तो सर ने जो है वो पीएसआई की भर्ती के अंदर उस समय 3rd रैंक प्राप्त की है प्रकाश वीर जी ने, और इनकी एक बहुत लंबी जर्नी रही है जिसमें इन्होंने पहले अपनी नौकरी के साथ साथ तैयारी की और बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके 3rd रैंक ही लेकर आए। और आज हम सर से वही चीज़ें पूछेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें भी तो रैंक लेके आनी है। सर इस बार एक तो ये बताओ, इतनी बड़ी भर्ती की उम्मीद थी क्या आपको? आप वाले टाइम कितनी वैकेंसी थे? हमारे वाले टाइम लगभग 500 पोस्टें थी, मुझे कंफर्म तो पता नहीं, लेकिन कम पोस्टें थी। ये भर्ती है जो सबसे बड़ी है अभी तक की राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के इतिहास की। और ये उसमें भी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसमें भी 90% पद जो एपी के हैं जी, और हमारे वाले में तो शायद 30% 40% पोस्टें हैं वो एपी की थी उस समय। तो मतलब मेरे को लग रहा है कि ओबीसी जनरल में तो 100 के आसपास तो एपी खत्म ही हो गया था। पहले ही हो गया होगा। उससे पहले ही हो गया था, कम ही पोस्टें थी आपकी जो फील्ड की। तो ये इतनी बड़ी भर्ती, और जिसके अंदर पीएसआई की तैयारी हर विद्यार्थी आज करना चाहता है। बहुत सारे एग्जाम अभी जैसे हुए भी हैं, आरएस प्री से बच्चे फ्री हो गए, पटवार का एग्जाम हो गया, अब 2nd ग्रेड का एग्जाम भी होने वाला है। तो टाइम बहुत मिला है। एक तो जनरली अमूमन ये होता है कि भर्ती आई 3-4 महीने के अंदर जो है वो कंडक्ट करवा लिया पेपर, फिर बाद में प्रक्रिया चलती रहती है फिजिकल की ओर। तो ये जो 6-7 महीने जो मिले हैं, तो आप एक एज अभ्यर्थी के रूप में ऐसे कैसी अपॉर्चुनिटी मानते हैं? मेरा ये मानना है सर कि 6-7 महीने किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए पर्याप्त समय होता है। और 6-7 महीने में तो यहाँ तक मानता हूँ कि आदमी लड़का जो होता है वो ये 0 से स्टार्ट करे ना, तब भी पॉसिबिलिटी है बहुत अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन करवाने की। कोई सिलेक्शन ही नहीं, बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है। तो सर ने जो कहा वो थोड़ा ध्यान रख लो, अभी भी पर्याप्त टाइम है। और अभी भी अगर एज बिगनर की भी अगर हम लोग बात करें, बिगनर का ये तो है नहीं कि कोई आदमी यहाँ के गुणा भाग भी यहाँ सीखेगा, 12वीं तक पढ़ के आए, कॉलेज में हम पढ़ के आए ही हैं, तो उतना तो आपको आता है। आपने हिंदी पढ़ा हो, चाहे मैथ रीजनिंग हो, जीके आपने थोड़ा बहुत अपने एकेडमी में पढ़ा है, तैयारी में पढ़ा है। लेकिन अब ये है कि उसको अब एग्जाम आने के बाद, भर्ती आने के बाद आपकी तैयारी जो है वो रेगुलर रहनी चाहिए। निरंतरता का कितना रोल मानते हैं आप? कितने घंटे पढ़ते थे? अब सर वो मेरे घंटे कोई फिक्स नहीं थे कि भाई कितने घंटे पढ़ता था। मतलब टाइम टेबल नहीं था हमारे, तो जितना टाइम होता था उस टाइम पढ़ते ही रहते थे। तो ये बाउंडेशन नहीं थी कि भाई 4 घंटे 6 घंटे पढ़ना। ज्यादा टाइम है तो ज्यादा टाइम पढ़ लिया, आपका माइंड सही है तो 10 घंटे ही पढ़ लो। और आपका यदि वास्तव में आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो 2 घंटे भी पढ़ना पड़ सकता है। 2 घंटे पढ़ना। तो मैंने तो कभी ये टाइम मैनेजमेंट नहीं किया। और सर आप बोल रहे हो ना बिगनर्स, तो सर ये जो सब इंस्पेक्टर एग्जाम है ना, इसमें एज 21 से है अप्लीकेबल। तो 21 से पहले आज लड़का या लड़की है ना, 1-2 एग्जाम तो दिए हुए होते ही हैं। हाँ, सबने, कोई ने सीईटी दे रखा है, पटवार दे रखा है। तो इसमें बिगनर्स तो है ही नहीं, है ना। सबकी थोड़ी तैयारी है और सब जानते हैं कंपटीशन की तैयारी कैसे करनी होती है। तो बिगनर्स तो कोई नहीं रहेगा इसमें। और अब तो जो है वो और सब इंस्पेक्टर की एक और बात बताऊं, इसमें सर 30-40% ऐसे भी सिलेक्ट होके आते हैं जो ऑलरेडी किसी दूसरी सर्विस में होते हैं। पहले बिगनर्स का तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब सब जो है यहाँ पे पारंगत खिलाड़ी आएंगे और प्रतिस्पर्धा भी उनमें रहेगी। और सर का कहना है कि हर आदमी ने कुछ ना कुछ पढ़ ही रखा है पहले से। तो ये तो दिमाग में रखो ही मत आप लोग कि आप जो है वो अभी स्टार्ट किया, आपने पढ़ा हुआ है पहले, अब बस आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ना, जो दिया हुआ है वो आपको पढ़ना। हिंदी को कितना टाइम देते थे आप?
हिंदी को मैं पर्याप्त समय देता था सर। और मैं मेरे बताऊं, मेरे 2012 में था ना मैं, हाँ उस टाइम मेरी लास्ट हिंदी थी। लास्ट हिंदी हाँ, थी, उसके बाद ग्रेजुएशन में मेरे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और हिस्ट्री था। वो अनिवार्य हिंदी का एक पेपर होता था फर्स्ट ईयर में। हाँ फर्स्ट ईयर। उसके बाद थी नहीं तो, और उसके बाद बहुत लंबा टाइम हो गया था मेरे को हिंदी पढ़े हुए। ओके। तो हिंदी को मैंने पर्याप्त समय दिया था। और सर हिंदी को जो मैंने टाइम दिया था ना, तो वो मैंने 0 से स्टार्ट किया था, भाई 6ठी क्लास की व्याकरण से। 6ठी क्लास की व्याकरण हाँ, लेके कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो वो 6ठी क्लास की व्याकरण की किताब से पहले पढ़ा था मैंने। क्योंकि मुझे नवीन हिंदी व्याकरण भी चला करते थे। हाँ, नवीन व्याकरण चलती हाँ, है, नव्या क्या पता ना हाँ, क्या है। तो उसी से स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे पता था भाई जो अपग्रेड किताबें पढ़ूंगा तो शायद हो सकता है मेरे को समझ में ही नहीं है, तो एकदम मैंने 0 से पढ़ा था। और मैंने हिंदी के लिए सर हर शब्द को लिखा था। तो वो शब्द शुद्धि तो मेरे को लग रहा है आपकी एकदम ही सही होगी। हाँ, शब्द शुद्धि मैंने हर शब्द को सर लिखने का एक ही होता है, एक तो शब्द शुद्धि होती है, एक माइंड में स्टे करेगी वो चीज आपके, वो चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। और हिंदी सर सब्जेक्ट ऐसा है, जैसे मुझे तो ऐसे लगता है कि इसको अपन ऐसे देखते हैं ना, तब तो अपने को ऐसे लगता है कि यार इजी है, इजी है, गलती होने लगती है तो। हाँ, और गलती होती है ना, अपने को पता नहीं चलता। अगर आपने 4-5 महीने ढंग से लगा लिए तो फिर बाद में जो वो रिवीजन में आ जाएगा। प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा गलतियों से बचो और अपना रिवीजन। पर जीके तो अनंत है। जीके अनंत है सर। इस पेपर की बताऊं, हाँ। सब इंस्पेक्टर की, इसमें सर जो सेकंड पेपर है जीके का, हाँ। वो इसका जो वो पैटर्न है, वो सिलेबस RS परी वाला है। तो इसमें सर कोई किसी सब्जेक्ट का पारंगत खिलाड़ी इसमें सक्सेस होने के चांसेस कम है। हाँ, क्योंकि बहुत विशेषज्ञ हो तो काम चले ना। इसमें सर हर सब्जेक्ट का पार्ट है, जितने 6-7 सब्जेक्ट है ना, हाँ, थोड़ा सबका ही है, और सबका बराबर पार्ट है। बराबर पार्ट है। तो इसमें आप हर सब्जेक्ट में मीडियम हो ना, तो भी काम चल जाएगा, अच्छे से चले सर, अच्छे से चल जाएगा। ऐसे नहीं कि भाई आपकी भाई पॉलिटिक्स बेस्ड है तो आप ज्यादा वो नंबर ले आओगे, क्योंकि पार्ट तो बराबर है सबका, भाई 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है। तो सर इसमें ये है कि भाई सब सब्जेक्ट में आपका थोड़ा सा कमांड हो ना, तो आराम से आपके ये मतलब जो सिलेक्शन लिया जा सकता। पर क्या नहीं लगा है कि आप तो जो है वो हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स रहने दिया, या साइंस कमजोर है साइंस ने छोड़ दूं, मैथ रीजनिंग में केवल रीजनिंग पढ़ लियो, मैथ में थोड़ा दुख पाऊं। पर टाइम है जना, फिर बाद में देखो RS प्रीम तो आदमी पढ़ाई वास्ते कि भी पेपर पास करना है, मेंस का नंबर जुड़ा है, 8 तो 100 क्यों है ही हुई, बिल्कुल है, ये पेपर है। तो आपको नहीं लगता कि किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना या अवॉइड करना, या एक सब्जेक्ट से ज्यादा मोह और एक को कम पढ़ना वो घातक हो जाता है स्टूडेंट के लिए? हाँ, तो सर मैं आई तो था नहीं कह रहे हो कि इन जगह हर सब्जेक्ट का पार्ट है वह बराबर है। तो आप ये नहीं है कि इस सब्जेक्ट को कंप्लीट ही छोड़ दो। हाँ, हो सकता है वो कोई हार्ड पार्ट है तो विन स्किप कर दो थे, वो चल सका है। पर ये नहीं कि भाई पूरा को पूरा सब्जेक्ट एवरेज से अच्छे नंबर तो आने चाहिए। हाँ, आने चाहिए, स्किप ही कर दो, ये तो सर पॉसिबिलिटी मुझे अच्छी नहीं लगती भाई, सही नहीं लगता कि भाई आप स्किप कर दो इसको। जैसे बहुत सारे लोग जो हिंदी में भी अगर आप बात करें तो पारिभाषिक शब्दावली है भी थोड़ा जो टाबर भागे हिंदी तो चौकी लगे, पर अंग्रेजी में भेजा डर लगे क्या। हाँ सही बात है। ते हाँ तो यहाँ बढ़िया जनता नहीं लगे, मन भी लगे है। तो सर मैं तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हाँ, तो फिर हिंदी मीडियम का तो इंग्लिश तो है ही, हार्ड लगती है सर। जैसे इसमें वो आपके हिंदी में वो भी तो आता है ना, पारिभाषिक शब्दावली। हाँ, तो इसमें सर हार्ड लगता है, वो जो लंबे जो इंग्लिश वर्ड होते हैं उनको बोलने में दिक्कत आती थी भाई, उनका उच्चारण तो भारी था वैसा। फिर भी उनको याद किया, और उसमें से क्वेश्चन भी 9-10 आते थे, लगभग 18 से 20 का, मतलब इतना 9-10 क्वेश्चन आया करते थे उसमें। 6-7 हाँ 6-7 मुझे प्रॉपर तो याद नहीं कितने, लेकिन 6-7 क्वेश्चन आए थे। हाँ, और वो आए ही खतरनाक थे। मैं तो खुद पेपर दे रहे हो तो मैं तो खुद नहीं याद है। ठीक है, वो आते वो अपने प्रशासनिक जो शब्दावली होती है ना, उन्हीं में से आते हैं। तो उसको रेगुलर रखो, थोड़ा रेगुलर रखो, ये को नहीं एक दिन में याद नहीं 2-2 5-5 8-8 10-10 है ना, पर डे याद करते रहोगे ना तो आपके कवर भी हो जाएंगे। ऐसे ही पर्यायवाची विलोम सब में ऐसे ही थोड़ा रखना चाहिए वोकैब वाले पोर्शन के अंदर। बिल्कुल सर। और पर्यायवाची का तो मैं ये बताऊं कि सर उसमें जितने पर्यायवाची आगे लिखे होते हैं ना, आप सबको रटो, किसका क्या बना के पूछ लेगा, क्या बना के हेडिंग ही मत रटो। हाँ, सब पर्यायवाची, जैसे आंख का है, आंख के 10 पर्यायवाची हैं, तो ऐसे नहीं 6 ही याद करो, सारे याद करो। अब कैसे करो, आप कैसे उनको याद कर सकते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, कोई ट्रिक बनाओ कि भी याद करो, कैसे भी याद करना तो जो है वो करना सबको है। हाँ, क्योंकि सर आपका RS मेंस में तो जैसे मान लो आंख के 2 पर्यायवाची लिखो तो कोई से भी 2 लिख दो। अब इसमें तो ऑब्जेक्टिव है, और कोई भी 2 याद कर गया ऑप्शन में कौन। हाँ भाई आदमी कहीं करे, ये एकदम सही बताया आपने। और आपने तैयारी के दौरान एक मैं इम्पोर्टेंट चीज जनरली मैं तो आज मतलब थाने में वास्ते ले रहे हूँ
कि थे मेन बात बताओ, मैं कम बोल लूँ, तापर कि मन सार दिन देख देख थोड़ा जो बोर हो गया। अब थे आप बताओ कि एग्जाम के टाइम बच्चा रिवीजन कैसे करे, रिवीजन का कोई मेथड जो को थारे लिए ठीक रही हो? सर रिवीजन को तुम्हारा मेथड यही हो कि मैं रिवीजन जैसे आज जो पढ़ा ना वो नेक्स्ट डे पढ़ता ही था भाई। अगला जो पेज पढ़ रहा हूँ ना उससे पहले जितने पेज मैंने कल पढ़े थे वो तो आप पढ़ता ही था, उसके बाद ही मैं आगे स्टार्ट करता और फिर ये होता है सर रिवीजन से आप पढ़ते हो, जैसे आप रिवीजन करते हो ना उसके दो फायदे हैं सर। एक तो जैसे ही आप रिवीजन करोगे ना, आप कोई चीज पढ़ रहे हो वो आपके सामने ऑटोमेटिकली माइंड में आएगी, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है कि यार अपने को याद है। अब बात तो सही है, मतलब एक बार आदमी मूल अधिकार ने आर्टिकल याद रह जाए तभी को हौसले अलग रहे और फिर वो पढ़ने का उसका ना मजा ही अलग है, उसकी ग्रास्पिंग मतलब उसका जो लेवल ही बढ़ जाता है, उसको मतलब याद होने की खुद को कॉन्फिडेंस सही बात। तो ये तो है। और उसके साथ साथ जब एक बार सिलेबस मतलब बच्चा जब कवर कर लेता है, कुछ सब्जेक्ट कवर कर लेता है, तो रिवीजन में जब तैयारी के दौरान जैसे मान लो कि उसने जीके के 4 सब्जेक्ट कवर कर लिए और 2-4 वो पढ़ रहा है अभी, वो कवर कर रहा है, तो पुराने वाले सब्जेक्ट को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना तो जरूरी है। बिल्कुल, तो उनको एक आधे को साथ साथ थोड़ा रिवीजन में चलाना चाहिए। रिवीजन में चलाने सर वो तो मैं ये कहता हूँ जिस हिसाब से वो अपने आप को सुटेबल होना चाहिए खुद के अनुसार। और रही बात ये है कि मैं रिवीजन की इंपॉर्टेंस सर आप भी समझते हो भाई, एक चीज को आप एक बार पढ़ के उतनी माइंड में स्थायी नहीं कर सकते, आपको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा। और टेस्ट दे जहाँ बसीड लगा, हाँ टेस्ट देते हो। और सर हमारे टाइम तो टेस्ट थे नहीं, आजकल तो जमाना ही टेस्ट का, तो ऑनलाइन का टाइम है जब बच्चा दे सकता है, उस समय तो आ नहीं सकते थे जयपुर। अब छोटे अपने जो सिटी है सुजानगढ़ में, वहां तो कहाँ टेस्ट दे रहा है, टेस्ट है सही। तो अब तो जो है वो टेस्ट देने से गलती पकड़ में आती है, फिर बाद में बच्ची चौकी लगन लग जाए, एक बार गलत हुआ जाए सही बात, फिर आदमी कान खड़े हो जाए, अलर्ट हो जाए फिर बाद में। ये बात तो एकदम सही बताई आपने। और आप वाले टाइम तो सोशल मीडिया इतना मतलब थोड़ा बहुत था उस समय, इतना ज्यादा तो नहीं था, सोशल मीडिया तो था सर लेकिन इतना हाँ था। और सोशल मीडिया के मुझे तो ऐसे लगता है कि आजकल के बच्चों को 90% को हैबिट होती है, 99 को होती है। अब मुझे मैं जितना समझता हूँ कि 90% बच्चे तो क्या है कि सोशल मीडिया यूज करते हैं, चाहे व्हाट्सएप करो, टेलीग्राम, जो भी आपके इंस्टाग्राम जो भी हो वो यूज करते हैं सर। तो कैसे बच्चे हैं थोड़ा बताओ आप, ये मतलब तो स्ट्रिक्ट आदमी हो, अब तो पुलिस में हो जहाँ। स्ट्रिक्ट की तो कोई बात नहीं, लेकिन सर आपको बचना तो जरूरी चाहिए। ऐसे नहीं, अब जैसे आपके पास व्हाट्सएप है तो ये यूजफुल भी है और नुकसानदायक भी है, आप चलाते उसका यूज कितना करते हो वो जरूरी है, वो जरूरी। अब सर हमारे टाइम तो क्या था कि ये ऑनलाइन तो था नहीं, तो फोन रिचार्ज तो हमने तो रिचार्ज ही नहीं कराया 2-2.5 महीने तक, मैंने तो मोबाइल का रिचार्ज ही नहीं रखा था। अब आज के टाइम तो ये रिचार्ज नहीं करोगे तो ऑनलाइन क्लासेस जो आपकी हैं तो वो कैसे, लेकिन फिर भी उसमें आप अपने लिए टाइम फिक्स करो ना, बिल्कुल यूट्यूब पे जा रहे हो तो क्लास देखो, रील मत देखो। हाँ रील इंस्टा को अवॉइड कर सकते हो आप, जो भी आपके लिए सुटेबल रहे, लेकिन एटलीस्ट आप टाइम बचाओ। दिमाग में हर टाइम रहना चाहिए कि मेरा समय खराब ना हो। और सर मैं कहता हूँ सोशल मीडिया से ऐसा समय शिल्प होता है आपका जो आपको पता ही नहीं पड़ता, है ना, थाने भी लगता ही है सर। मैं जो हमारे भी सबको आदत होती है सोशल मीडिया की, भाई चाहे आप फेसबुक चला लो, व्हाट्सएप चला लो, मैसेज पढ़ लो, आजकल रील का जमाना ज्यादा आ गया तो रील देख लो, तो उसमें सर आप 2-2 मिनट भी वेस्ट करोगे ना, पूरे दिन में देखना कम से कम 2 घंटे चले जाएंगे आपके। एक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, अभी तो मैं बच्चों से संबंधित पूछ रहा था, मतलब पिछले 4 साल से मेरे पास आपके नंबर हैं, ठीक है, और सुबह उठते ही मैं अगर सबसे पहले किसी का स्टेटस देखता हूँ तो आपका ही देखता हूँ। तो इसके पीछे की क्या कहानी है कि सुबह उठते डेली 6:30 बजे आप बालाजी महाराज का एक स्टेटस लगाते ही हो? जब बात है तो बच्चों को भी थोड़ी मोटिवेशन देखो जरूरी है ना, आस्था धर्म ये चीजें पॉजिटिविटी देती है, दिन की शुरुआत ही कैसी हो, तो उसके पीछे क्या कारण है? अब सर कारण तो ये है कि ये अब आदत है, अब तो मुझे आदत ही हो गई, अब आदत, हाँ एक्चुअल में आदत होगी। और मुझे नहीं पता ये यहाँ बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन सर क्या है कि मैं उठते ही मेरे से ये काम होता है, सबसे पहला काम ये करते हैं। और ये नहीं है कि मैं सब इंस्पेक्टर बन गया, ये तो मैं जब पहले टीचर था ना तब से ही है। और अब तो सर मेरी अब ये पॉजिटिविटी का माध्यम है कि भाई मेरे से उठते ही पहला काम यही होता है, क्या बालाजी महाराज का स्टेटस लगाते वो लगता ही है मेरे से, लगता ही है, हाँ लग ही जाता है ऑटोमेटिकली। अब वो मैं ये हमेशा देखता ही हूँ, जैसे एक तो आपका स्टेटस, एक मदन जी का मैं देखता हूँ तो उनका रनिंग का मदन जी अपने ढाका, हाँ मदन जी डिप्टी साहब के जो कभी भी देख लो, बोले यार 4 किलोमीटर आज 8 किलोमीटर मैं कहा सही है, दोनों अलग अलग प्रकार के स्टेटस दिखते हैं। तो ये चलो अच्छी बात है, मतलब आपको पॉजिटिविटी की बात है कि जो चीज आपको पॉजिटिविटी देती है, चाहे वो घर वालों से बात करना हो, चाहे आपके दोस्त से बात करना हो, चाहे डिस्कशन करना हो, जो भी चीज आपके जीवन में पॉजिटिविटी देती है वो तैयारी के दौरान आप लोग को जो कंटिन्यू कर सकते हो।
कोई भी महत्वपूर्ण चीज हो भले। और उसके साथ साथ अगर मैं आपसे आगे चीजें बताऊं तो सफलता का क्रेडिट तो उस समय तो आप माता पिता भाभी जी को सबको ही दोगे, और तो अब पुरानी बात होगी बात, सबको ही है, भगवान का सबका ही है क्रेडिट, आप जैसे भाइयों का सबको ही है क्रेडिट। बहुत अच्छी चीज है ये। और अब एक दो चीजें मैं आप लोगों से और पूछ लेता हूँ। लास्ट टाइम में ये मतलब थे पहले भी नौकरी में, नौकरी का साथ टाइम थोड़ा कम ही निकला है, अब तो ज्यादा आदमी को निकाल सकता। चलो एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे तो सुबह का टाइम निकाल लो या एक शिफ्ट के बाद का टाइम निकाल लो, 4-5 घंटे तो आप निकाल ही लेते थे। कितना टाइम निकाल लेते थे? टीचर में तो ये था कि सर जैसे पहले ये 7 से 12 तक भी तो स्कूल होता है ना, हाँ, तो आप 12 के बाद तो आपके पास दूसरे दिन 7 बजे तक का टाइम है, आप कितना पढ़ सकते हो, आपके ऊपर है, वो तो आप पे, आपके ऊपर है। भाई 10 से 4 वाला टाइम हो तो फिर भी आपको ये रहता है कि भाई सुबह आप 2 घंटे पढ़ो, शाम को 5 बजे बाद में स्कूल छुट्टी होती है उसके बाद पढ़ो। नहीं आप ये तो टीचर का तो आपने बताया, मैं तो मतलब पुलिस में कांस्टेबल हैं बहुत सारे, उनके मैं जब रिजल्ट देखता हूँ तभी अनिल है 10वीं रैंक का ईओ के अंदर, है ना, और ईओ के अंदर, ईओ के अंदर 10वीं रैंक है, तो उसने कांस्टेबल के साथ साथ जो टाइम निकाला है। बिल्कुल निकालते ही हैं, हाँ निकालते हैं। और देखो सर टाइम निकालने का मतलब ये है कि उस खुद इंसान का जुनून कितना है, जुनून के ये मैटर करता है। आप किसी को ये सोचोगे यार टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, तो ये कोई सर ये तो मुझे तो ऐसा लगता है ये बहाना ही होता है कि भाई है ना टाइम नहीं मिलता, टाइम। हाँ सही बात है, किसी को थोड़ा ज्यादा वर्कलोड रहता है तो उसको थोड़ा टाइम कम मिलता है, कम मिलता है, लेकिन ये नहीं कि टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम तो देखो आपको निकालना पड़ेगा भाई, आपका सपना है, आपका जज्बा है, अगर वर्दी पहननी है तो फिर बाद में आपको तो टाइम। और ये भी है ना, दुख पाओगे तो सुख है ना भाई। हाँ दुख तो पहले हार्ड वर्क करोगे भाई, आप पहाड़ पे आराम से चढ़ते हो ना, आप चढ़ते हो तब जोर आता है, लेकिन उतरते तो आराम से उतर सकते हो ना, तो चढ़ते टाइम तो आराम से थोड़े मेहनत करनी पड़ती है, तो मेहनत करो ना। क्या जवानी में आदमी मेहनत कर ले तो क्या बिगड़े, कुछ नहीं। आप खुद बताओ, अपने पास नौकरी के अलावा और कौन से धंधे हैं? आप एक सामान्य परिवार से आते हो, आप अगर अपन दोनों भी आज अगर दोनों इस चीज के ऊपर विश्लेषण करें जीवन में 5-10 साल पीछे जाके, अगर हम नहीं बने तो फिर कहीं ना कहीं काम ही कर रहे होते, काम ही कर रहे होते। सही बात। अपने पास कौन से उद्योग धंधे, कौन से उद्योग धंधे? तो ये एक मतलब खुद का ही सिलेक्शन नहीं है, ये परिवार की भी उन्नति है। अभी एक अपने विद्यार्थी थे कृष्ण जी हैं, तो ग्रुप डी के अंदर रेलवे में सबसे खतरनाक नौकरी होती है रेलवे की, 10 घंटे 12 घंटे की प्रॉपर नौकरी के साथ ईओ में 7th रैंक निकाली और आरएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, एकदम शाहपुरा ग्रामीण पृष्ठभूमि के। यही तो और सर जज्बा, सर मेरा ये मानना है कि मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती, कभी नहीं होती। मेहनत होनी ईमानदारी से चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ बैठे और किताब पढ़ी 10 घंटे निकाल दिए और पढ़ा कुछ नहीं, पढ़ा कुछ वो मेहनत नहीं, मेहनत ईमानदारी से हो। आप 10वीं क्लास तने टाबर थका कोई आदमी घर का देकर पढ़ लेता और फिर खेल लेता, वो अलग बात है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अलग मामला है, इसके अंदर आपको ना तो किसी को दिखा के पढ़ना, ना किसी से छुपा के पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ना चाहिए। एक मैं ये भी बताना चाहूंगा सर, ये जो कॉन्फिडेंस वाली बात है ना, ये क्या है कि सर जनरली सबका ऐसे करता ही है अप डाउन। हाँ। और सर मैंने पता नहीं किन के ये मोटिवेशन स्पीच सुना था, हमारे आईपीएस अधिकारी थे, तो उन्होंने ऐसे बताया कि यदि साहब का तो नहीं सुना था, नहीं डेलू साहब नहीं था, मुझे याद नहीं है, तो उसमें उन्होंने बताया कि यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर नीचे होता है, कभी आपका बूस्ट भी होता ही है कि यार आज तो अच्छी तैयारी करी, और कभी आपको ऐसा लगता है यार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आप ये समझ लो आप बहुत सही ट्रैक पे हो, जरूरी। और आपका यदि कॉन्फिडेंस अपर ही है ना तो इसका मतलब आप प्रॉपर वे में तैयारी कर ही नहीं रहे हो। टॉपर से टॉपर होता है ना, उसका भी कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर नीचे होता है, वो भी 10 दिन पहले सोचा है 15 दिन और मिल जाए तो बढ़िया है। हाँ वो भी सोचता है बात। तो आप यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप डाउन होता है ना, तो आप समझो कि आप सही ट्रैक पे हो। और ये तो एकदम सिंपल चीज है कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में अगर अपन देखे हैं तो महाभारत से पहले अर्जुन को भी टेंशन थी, टेंशन होती है सर, क्योंकि वो तो परीक्षा ही थी ना, और आप उसके लिए अवेयर हो सर। आपको वो चीज तो आपको टेंशन तो होगी। और जो आदमी पढ़ा हुआ होता है, जिसने मेहनत की ना, उसको टेंशन होती है, जिसने करी कौन की टेंशन पेपर दे के आना है। सही बात है। हाँ, तो ये तो आपने बहुत सही बात बताई। और एग्जाम के लास्ट टाइम में जिस विद्यार्थी ने अच्छी मेहनत की उसको टेंशन होती है, और वो एक ना अलग प्रकार का है, उसमें सुकून भी है कि आपने पढ़ा है। बिल्कुल पढ़ा। और ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए ना कि पर्सन जाके वहां भूल जाएंगे, कहेगा टबरा। अरे सर ये सबके माइंड में होता ही है, लेकिन एक्चुअल में जो पढ़ा है ना वो भूलोगे नहीं, आप कभी नहीं भूलता, नहीं भूलता। आपने यदि प्रॉपर वे में पढ़ा है, प्रॉपर रिवीजन किया है ना, तो आपके सामने जब वो क्वेश्चन आएगा ना, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली वहां टिक करेगा। और पहली बार टिक करे उस पे ध्यान रखना चाहिए, बाद में तो माइंड घुमाता है। वो तो ये होता ही है सर, कंफ्यूज तो आदमी होता ही है यदि मान लो हो गए, लेकिन ये आप भूल जाओगे, आप जो पढ़ रहे हो उनको भूल गए आप,
ये आप जब वहाँ एग्जाम दोगे ना, एग्जाम सेंटर पे आपको वो टिक करेगा ही करेगा। करेगा ही करेगा। और इस चीज के बारे में कई टाइम मैंने पूछा कर मैं बनाई कहूँ कि भी देखो ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, अपन अपनी मेहनत करनी चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, टेस्ट देना चाहिए। कोई आदमी नई गाड़ी ले अब वो सारे दिन अपन गाड़ी चारों मेरे घूम घूम रहे देख तो रहेगा भिड़ ना जा भिड़ ना जा भिड़ ना जा ना, वो पक्का घटन घटे अड़ई है, अड़ी जा। ठीक है ना। अरे एकदम यहाँ बेफिक्री लापरवाही नहीं, बेफिक्री से की हुआ है भी, मगर आदमी रहे आपकी बढ़िया तैयारी करे, बढ़िया रिवीजन करे, टेस्ट दे, पेपर देने जा, सो क्यों याद है। और सर यदि आपको बेफिक्री रहना है ना, एक्चुअल में आपको यदि बेफिक्री रहना है कि मुझे बेफिक्र, तो उस दिन एग्जाम हॉल में आप बेफिक्र रहो। हाँ, तब मत सोचो कुछ भी मत सोचो वो टाइम, बस उस टाइम आप ये सोचो मत मेरा ये गोल है, मुझे ये हासिल करना है, कुछ नहीं। उस टाइम आप यदि जितना शांत रहोगे ना, तो उतनी आपकी जो चीजें माइंड में है ना वो अच्छे से बाहर आएगी। और सारा काम तो एनर्जी का है ना। जब आपके पास सामने 2 पेपर हो, आपको जो 4 घंटे तक एनर्जी लेवल मेंटेन, टेस्ट मैच है वो तो है ना। तो अब मैं मेरा बताऊं सर कॉन्फिडेंस का, कि अब टेंशन सबको होती है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब ये फर्स्ट पेपर जो हिंदी का होता है, ये मेरा क्या है, जब मैंने एग्जाम दिया तो मेरा सही गया, तो मेरे सेकंड पेपर में ऑटोमेटिकली मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट था, कि वो मोटिवेशन मिल गया ना। तो मैं मेरे जैसे मान लो जो अपने कंफ्यूज वाले क्वेश्चन गलत होते हैं ना, वो भी सही हुआ, वो भी सही हो जाते हैं। तो आपको यदि वास्तव में बेफिक्र रहना है तो उसमें तो मतलब एग्जाम हॉल उस में पेपर में तो करंट आया भी बहुत था। हाँ। करंट और इको सर्वे उस समय जो है वो मतलब ट्रेंड था। आरएस में भी बहुत आता था। हाँ। और इसके अंदर भी बहुत एकदम यूपीएससी पैटर्न के अनुसार करंट बहुत ज्यादा करंट आया था। और बहुत, और उसमें करंट में सर मेरे 1-2% ही गलत थे, बाकी तो मेरे सब सही थे, सारे क्वेश्चन सही थे। और करंट का मेरे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था उस पे, तभी जाके जो रैंक थी। सपोर्ट तो तरह से कोई मिल लो, देखो भगवान को और माता पिता को, वो तो है ही नहीं उस पेपर में। पेपर के अंदर अगर हम देखें तो सपोर्ट तो जो हर सब्जेक्ट अच्छा मिला था, अच्छा। तभी जाके रैंक 3rd। एक बच्चा जनरली टारगेट लेके चलता है कि हमें जो दोनों पेपर में कितना एटलीस्ट टारगेट लेके चलें। वैसे तो पेपर के नेचर पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर आने चाहिए, लेकिन फिर भी आदमी तैयारी करते समय कम से कम कितना टारगेट लेके चले कि मेरे को जो है वो हिंदी में कम कम एक मानक अत्ता तो आना ही चाहिए। अब सर मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा मेरा मोबाइल। हाँ। एक सेकंड दिखाता हूँ। हाँ राम, कोई बात हुआ, आनंद तो आ रहा है तुम लोगों को तो बढ़िया। आज प्रकाश जी गांव के से आदमी हैं और इनकी बात जो आप लोगों को प्रभावित करे। देखो मेन उद्देश्य जो है ना ऐसे सेशंस का यही होता है कि विद्यार्थी यहाँ से कोई 2 बात सीख करके जो है वो अपनी मेहनत को और थोड़े 4 चांद लगा दें, और उस चीज का एक अलग ही मजा होता है। हमारी कई भी बात अगर आपके दिमाग में घर कर जाए और आप उससे 4 नंबर भी ज्यादा प्राप्त कर लो, तो वो लास्ट में 2-4 नंबर का ही खेल होता है पूरा। तो आप अपनी बढ़िया तैयारी करो, और वैकेंसी बहुत बढ़िया भाई, वैकेंसी बहुत बढ़िया सर। मतलब इतनी बड़ी भर्ती जो है वो बार-बार अपॉर्चुनिटी, और उसमें भी एकदम प्रॉपर आपको टाइम जो है वो मिला है। 7 महीने जो आपको टाइम मिला उसका यूटिलाइज करो, ज्यादा यूटिलाइज करो सर। सही बात है ये। अब मुझे क्या है कि वो मिल नहीं और पहले मेहनत करनी जरूरी है। मैं फिर कह देता हूँ क्योंकि इस वैकेंसी का जो टाइम है जो अप्रैल में सर, मेरे भाई साहब है ना, एग्जाम जब प्रिपरेशन चालू कर रहा था ना, उस टाइम मैंने भाई साहब को मेरा वो ऐसे लिख के भेजा था कि मेरे हिंदी में इतने मार्क्स, जीके में इतने मार्क्स, मेरे दोनों पेपर में टोटल मिला के इतने नंबर होंगे। उनसे मतलब मुझे उस टाइम पेपर ही नहीं आया था कि आदमी का टारगेट रहता है, तो सर उससे मेरे 10 नंबर ही ज्यादा आए थे। 10 नंबर ज्यादा, 10 नंबर ज्यादा मतलब आप 310 का टारगेट लेके तो चले जो चल रहा था ना, हाँ, उससे 10 ही नंबर ज्यादा आए थे। तो टारगेट का तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सर टारगेट तो आपका ऐसा होना चाहिए कि मैं तो ये चाहता हूँ कि सबका टारगेट हो कि आउट ऑफ 100 आप क्या है। ये मत सोचो कि भाई 60% मेरिट रहेगी तो मैं 60 ले आऊं। हाँ, पहले तो टारगेट सेट ही मत करो आप। हाँ, लेकिन उसके अंदर भी पेपर के नेचर पे डिपेंड करता है। फिर भी एटलीस्ट 300 प्लस नंबर का टारगेट तो होना ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए अगर आपको अच्छी रैंक लानी और है। मैं ये भी बताऊं कि आपको अच्छी रैंक के फायदे भी हैं। आप जब अच्छी रैंक होगी ना तो आपके प्रमोशन में फायदा हो रहा है। होता है रैंक आपको इसका नहीं भाई, ये रैंक सबको ही होता है जो जिनकी अच्छी रैंक है। सिंपल तो आगे भी प्रमोशन में सीनियरिटी लिस्ट में रैंक का एक अलग ही होता है, फायदा रहता है। तो आप रैंक अच्छी लाओगे तो आपके बड़ा बैच होता है तो पूरे बैच का एक साथ प्रमोशन नहीं हो पाता है, बहुत बार टुकड़ों में प्रमोशन होता है। तो आगे वाले 100 का हो जाएगा, फिर बाद में अगलों का नंबर आता है। और सर आप इनको जो 2 बात और कहना चाहते हैं, ये विद्यार्थी जब आगे जाके आपके जूनियर बन के आएंगे डिपार्टमेंट के अंदर, आपसे मिलेंगे और उसके साथ साथ जीवन के अंदर और बढ़िया सेवाओं में जाके जो है वो ये लोग काम करेंगे, तो शासन प्रशासन में ये मिलते रहेंगे। तो आप इनको जो भी शुभकामना देना चाहें, जो बताना चाहें। मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि आपको कॉन्फिडेंस
लेवल डाउन करना ही नहीं है, आप आराम से पढ़ो। अभी से लेकर अप्रैल में एग्जाम है इनका, हाँ, तो अप्रैल अप्रैल तक आपके पास पर्याप्त समय है। पर्याप्त समय। और ये मत सोचो कि भाई मैं कमजोर हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अपने आप में सब ब्रिलियंट है। सब ब्रिलियंट है। आप क्या है कि ये कंपटीशन एग्जाम है, इसमें आपके ये नहीं है कि आपका एकेडमिक स्कोर क्या है, कि हाँ आप मेरिटोरियस हो या नहीं हो, कोई फर्क हाँ नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप सब अपने आप में ब्रिलियंट हो, आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से मेहनत करने की और सही कंटेंट को पढ़ने की। आजकल सर यूट्यूब पे खूब कंटेंट पढ़े हैं, खूब कंटेंट पढ़ाइए। तो मैं आप कह ही भी- रहा हूँ, राइट टू एजुकेशन हुआ ही मतलब यूट्यूब से है पूरा हाँ पूरा। तो आपको आप इतना बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इतनी भी इंटरनेट का इतना यूज अच्छा कर सकते हो ऑनलाइन आप। एजुकेशन का आज भी घर, पहले देखो ये थी कि हर आदमी पढ़ने के लिए बाहर आ नहीं बाहर सकता था, खास करके गर्ल्स जो सरकारी नौकरी में थे वो ये जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आपने प्रति व्यक्ति आय कौन भी ज्यादा जयपुर को खर्चो है, हाँ बिल्कुल खर्चा है। ठीक है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं कर आज ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो रिजल्ट आ रहे हैं उनका फायदा है कि आज यूट्यूब पे ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से हर आदमी की पहुंच है पढ़ाई तक। पहुंच है, सही बात है। और आज के सबके पास ये कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद कपिल जी। थैंक यू सर। सबको थैंक यू।